Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening of class 11th present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VK channel. Students, as you all know that in the previous lecture we have started our new chapter named as the System of Particle and Rotational Motion, जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू था और उसमें हम लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस चैप्टर इनटू टू सेक्शन. Section 1 is the system of particles and section 2 is the rotational motion, and we started the system of particles. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हमने अंडरस्टूड किया, हमने ये समझा व्हाट इज पार्टिकल, हमने ये समझा व्हाट इज द सिस्टम क्या होता है, उसमें कितने फोर्सेस लगते हैं, और फिर हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास, द पॉइंट वेयर द होल मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और उस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम लोगों ने निकाली थी. अब मैं आपको एक बार जल्दी से क्विकली उसे रिवाइज करते हैं. एंड टुडेज लेक्चर इज बीइंग कंप्लीटली डेडिकेटेड ऑन द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट. तो आज का लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल्स के ऊपर. तो आज केवल हम लोग न्यूमेरिकल्स का ही बात करेंगे जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. तो एक बार क्विकली बात कर लेते हैं. सो व्हाट वाज द पोजीशन वेक्टर? तो ये आपका क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, RCM वेक्टर. इट वाज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू व्हाटएवर बी द पार्ट. और ये जो आपका डिनोमिनेटर पार्ट है यही आपका टोटल मास है. तो आप इस डिनोमिनेटर पार्ट को क्या बुला सकते हो? टोटल मास ऑफ सिस्टम means the sum of the masses of all the particles. क्लियर है? चलिए फिर हम लोगों ने इसका निकाला था वेलोसिटी वेक्टर. तो the second was velocity vector. Velocity vector of center of mass was m1 velocity vector of first particle, m2 velocity vector of second particle divided by total mass, m1 plus m2 plus mn. So this can be written as total mass. Similarly, we also calculated acceleration vector. What would be the acceleration of center of mass? It would be m1 a1 vector plus m2 a2 vector and so on divided by total mass. ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में डील किया था. Then after this we enter into the Cartesian form, जिसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फॉर्म में बात की थी. सो इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, ये तो हमारे वेक्टर फॉर्म में पोजीशन हो गई, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी हो गई, वेक्टर फॉर्म में हमारा एक्सेलरेशन हो गया. अब कोऑर्डिनेट फॉर्म में पोजीशन का पता लगाते हैं. सो लेट अस फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स और पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, बट इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं. So for x coordinate, xcm means the coordinate of center of mass, but x axis it would be m1 x1. m1 is the mass of the first particle, but x1 is the x coordinate of the first particle. Similarly, x coordinate of second particle and so on divided by total mass. Similarly, y coordinate of center of mass would be m1 y1 plus m2 y2, यानी y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास. एंड सिमिलरली द zcm it would be m2 z2 plus m3 z, sorry my mistake, it is m1 z1 plus m2 z2 and so on divided by total mass. So by this manner we can find out the coordinates of the center of mass. सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, y z, और आप लोग उसे लोकेट कर सकते हैं. सो हम लोगों ने दो तरीके से सीख चुके हैं, वो वेक्टर फॉर्म में और कोऑर्डिनेट फॉर्म में. अब मैं आपके सामने एक ओवरव्यू डिस्कस करना चाहूंगा जो आगे जाके हम लोग न्यूमेरिकल्स को फ्यूचर में देखेंगे. इन कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, I know ये चीज हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं.
so you do not have to write it again, but if किसी ने मतलब एक साथ पे नहीं लिखा है और आगे न्यूमेरिकल के लिए if you want to approach yourself in a better way, please note it down all the formula on a one single page. क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, सारे फॉर्मूले एक ही जगह पे मिलेंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने में आसानी होगी. Once you get familiar with these numericals, फिर आपको इनका जरूरत नहीं होगा. चलिए अभी के लिए मैं बात करता हूं एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की टर्म को लेके. इसकी टर्म में आपसे बात करता हूं, तो ये है क्या पहले समझना. अब तक जो आप लोगों ने पोजीशन निकाला, वो पोजीशन कैसे था जब आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल थे. ओके सर, ये रहा फर्स्ट पार्टिकल, ये रहा सेकंड पार्टिकल, ये रहा थर्ड पार्टिकल. मींस टिल नाउ वी आर डीलिंग विद द सिस्टम. अब तक हम लोग एक ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे थे जिसमें पार्टिकल्स इंडिविजुअली थे. इंडिविजुअली यानी डिस्क्रीट तरीके से पढ़ रहे थे, अलग 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 m1 m2. बट इन रियल लाइफ यू ऑल नो दैट कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी है, इफ यू हैव अ बॉडी, देन in that body the mass is distributed uniformly. अगर आपके पास उस बॉडी है और बॉडी के पास मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. मतलब हम लोग इस बार डिस्क्रीट को नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे वही टोटल बॉडी को पढ़ेंगे, बट अलग अलग पार्टिकल को उठा के नहीं पढ़ेंगे, इंडिविजुअली नहीं पढ़ने वाले, एक साथ पढ़ेंगे. तो डेफिनेटली उस बॉडी का जो मास है वो एक्स एक्सिस में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी. तो यहां पे अगर मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अगर आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल के मासेस नहीं है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा. ये तो आप जानते हैं कि डिवाइड में हमेशा टोटल मास आता है, चाहे आप वेक्टर फॉर्म में हो, वेदर यू आर इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर, आइदर वेलोसिटी में, चाहे एक्सेलरेशन, चाहे आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में पोजीशन ही निकाल रहे हो, चाहे आप एक्स का, वाई का, जेड का, डिवाइड में तो टोटल मास है. बस एक चीज का फर्क है. अब इसमें सब ध्यान देंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल इनटू पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल. यानी हम लोग ऊपर कर क्या रहे हैं, एक बार सब लोग इस पे ध्यान देंगे. आर यू फेमिलियर विद दिस सिंबल? आई थिंक आप लोगों ने 10th क्लास में से यूज किया होगा. समेशन, समेशन ऑफ mi(xi), where I is going to start from 1 up to n. यानी I की वैल्यू 1 से शुरू होगी और n तक जाएगी, यानी m1 x1 प्लस m2 x2 एंड दोनों. बट ये फॉर्मूला और ये तरीका तब तक एप्लीकेबल है जब तक आपके पास मासेस डिस्क्रीट हो. भाई ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, इसको हम देखेंगे. बट अगर हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल के मास नहीं दे रखे और ये बोल रखा है ओके ये बॉडी 5 kg का है, यानी बॉडी का टोटल मास दे दिया और ये कहा कि ये मास है ना इस बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह बराबर बराबर बटा हुआ है और इस वजह से इस बॉडी का टोटल मास 5 है. अब इस टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप की लैंग्वेज में हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल को डील नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर ने नहीं बताया कि पहले पार्टिकल का मास कितना है, सेकेंड एंड सो ऑन, और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है. तो इस केस के लिए देखो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, समेशन. समेशन मतलब टोटल किसका, मास और डिस्प्लेसमेंट यानी मास और पोजीशन का. तो हम लोग इस कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज करना शुरू करेंगे. क्या यूज करेंगे, x विल रिप्रेजेंट द पोजीशन, भाई उसकी पोजीशन कहाँ है x एक्सिस में, एंड dm रिप्रेजेंट्स द मास, स्मॉल एलिमेंट का मास क्या है, और उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे. इंटीग्रेशन आपको ये बताता है कि आप टोटल करने जा रहे हो, किसका, मास का. तो एक तरीके से ये मास इनटू पोजीशन का टोटल ही हो गया, बट यहाँ पे मास है ना हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था. तो अगर आपका मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इफ योर मास इज कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दैट केस वी विल यूज सच टाइप ऑफ मेथड. देखो कर वही रहे हैं, मास इनटू पोजीशन का सम डिवाइडेड बाय टोटल मास, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज करेंगे क्योंकि मास लगातार कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके हाँ वो बात अलग है, अगर x और m की अगर इंटीग्रेशन करनी है तो दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए, वो हम लोग जब रिक्वायर करेंगे तब बात करेंगे उस पर. सिमिलरली YCM क्या होगा, अगर मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, y इनटू स्मॉल मास डिवाइडेड बाय टोटल मास. ऐसे ही z का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ZdM divided by total mass. So I will suggest each and everyone out there that please note it down if the mass is continuously distributed. ये तो आपको अभी नोट करना ही है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में, नॉट इन दिस चैप्टर, इन दिस लेक्चर, इन फ्यूचर वाले लेक्चर में जब मैं आपके साथ एक और दो हॉट्स टिपिकल न्यूमेरिकल जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे, आज तो चलो बेसिक रखते हैं, बट जब हम आगे की डिस्कस करेंगे तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी कि अगर किसी भी बॉडी में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ तो व्हाट इज द टेक्निक। तो वेक्टर फॉर्म है तो हमारे पास है, कोऑर्डिनेट फॉर्म है तो हमारे पास है, और अगर कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमारे पास है। तो यानी अगर मैं आपसे सीधी सी बात करूं, इफ आई स्पीक डायरेक्टली एंड स्ट्रेटली टू यू, सो आई कैन कंक्लूड दैट, क्योंकि हम आपके टीचर्स ने न्यूमेरिकल से गो थ्रू हुए हैं, तो आई कैन कंक्लूड यू दैट ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास तीन तरीके हो सकते हैं न्यूमेरिकल के मेनली। एक चौथा तरीका और है जिस टाइप का न्यूमेरिकल कंपटीशन में सबसे ज्यादा आता है, बट हम उसके बारे में बात करेंगे। बट ये तीन है, या तो वेक्टर फॉर्म में होगा, या कोऑर्डिनेट फॉर्म में होगा, या कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा। गॉट इट? सो मैं चाहता हूं कि आप तीनों को एक जगह पे लिख लीजिए ताकि आपको हेल्प मिले। डन है? तो चलिए आज हम लोग अपने पहले दो तरीके ही सीखेंगे जो हम लोगों ने सीखे थे, पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट फॉर्म के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो चलिए उन पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई थिंक फॉर्मूले याद है दिमाग में, मैंने कहा सबने लिख लिए हैं, तो प्लीज बिफोर गोइंग टू दैट, अब लेक्चर में आगे जाने से पहले तो प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और सारे फॉर्मूले एक पेज पर अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए, सो दैट आपके पास एक ही जगह पे हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। वन मोर थिंग प्लीज, एक बेटा, whatever be the numerical that I am discussing on the board, जो भी न्यूमेरिकल मैं बोर्ड में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बोर्ड के ऊपर यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, या असाइनमेंट में अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है जो न्यू टाइप का है, आप पहली बार देख रहे हो जिसको, तो प्लीज उसे हमेशा अपनी फेयर नोटबुक में रखा करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपके सामने ऑलरेडी रिटन है, दैट 3 masses, आपके पास 3 masses हैं, 3 kg, 4 kg and 5 kg are located at the corners of equilateral triangle। तो हमारे पास एक equilateral triangle है, we have an equilateral triangle, name आप कुछ भी दे सकते हो, A B C, and it is being located 3 kg, 4 kg, 5 kg। तो ये हो गया आपका 3 kg, B पर ले लेते हैं 4 kg, and let's add the C, it is being 5 kg, and since it is being equilateral तो आपकी साइड सारी इक्वल होंगी, 1 मीटर इट हैज बीन गिवन टू यू। एम आई क्लियर? नाउ ही इज आस्किंग लोकेट द सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ कहां पर है। तो देखिए हमारे पास बेटा दो ही तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो हमारे पास है वो है वेक्टर फॉर्म, या तो हमें पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर दो, ये जो m1 है तो अगर हम इसे m1 मान लेते हैं, इफ आई सपोज दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3, 3 पार्टिकल हो गए, तो यानी यहाँ पे 3 पार्टिकल्स का सिस्टम है। तो देखिए तरीके देखिए, पहला है वेक्टर फॉर्म, दूसरा है कोऑर्डिनेट फॉर्म, तीसरा है कंटीन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक ये तीसरा तरीका तो नहीं लग सकता जो रिसेंटली मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, क्योंकि उसमें मास कंटीन्यूअस होना चाहिए, और यहाँ पे मास डिस्क्रीट है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, अलग अलग 3 पार्टिकल दे दिए। आई थिंक ये तो हमारा इंडिविजुअल हो गया, तो या तो वेक्टर फॉर्म हो सकता है या फिर कोऑर्डिनेट फॉर्म हो सकता है। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म होता तो कहीं पे फर्स्ट पोजीशन के या फर्स्ट मास का वेक्टर यानी उसकी पोजीशन वेक्टर देता, इसकी भी देता, इसकी भी देता, बट वो हमें प्रोवाइड नहीं करवाई गई। अब ऐसे सवाल में हमारे पास जो चीज बचती है वो है कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे टीचर ने थोड़ा सा ब्लफ किया है बेटा आपको, वो क्या कि टीचर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट भी नहीं दे रहा है। तो मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए पिक किया है क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको डायरेक्टली मेंशन होगा कि ये फर्स्ट पार्टिकल इस कोऑर्डिनेट पे है, सेकंड पार्टिकल इस पे, तो बहुत इजी हो गया ना। तो मैं आज आपके साथ पहला न्यूमेरिकल वो डिस्कस करता हूं जिसमें पहले हम कोऑर्डिनेट बनाना सीखेंगे, फिर लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करेंगे। तो आप जानते हैं whenever we want to apply the coordinate, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट लगाना चाहते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट तभी प्लेस किए जा सकते हैं जब आप उसको प्लेस करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट को चूज करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज अ रेफरेंस पॉइंट।
आपको एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ेगा, मतलब एक ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो तरीके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका रेफरेंस पॉइंट बदलता है तो आपके आंसर बदल जाते हैं। तो आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं, बट यहां पे जो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट है, वी विल डू दिस, हम ये करेंगे। क्या करेंगे? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड वी विल टेक दिस ए एज अ ओरिजिन। हम अपने इस ए वाले मास को ओरिजिन पे मान के चलते हैं, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। देखो जब भी आप किसी रूम के अंदर एंटर करते हैं, इमेजिन दैट यू आर एंटरिंग इनटू द रूम। अब आप रूम में किसी भी चीज की लोकेशन बताना चाहते हो, पोजीशन बताना चाहते हो, ओके ये टेबल कहां रखा होना चाहिए, तो आप उसके डायमेंशंस कहां से मेजर करेंगे? अच्छा ये टेबल 10 सेंटीमीटर इधर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर इधर, एक्स वाई जेड। बट आपके लिए एक पॉइंट होता है जो हमेशा रेफरेंस है, वो क्या? आपका डोर, आपका दरवाजा, आपके रूम का दरवाजा हमेशा रेफरेंस होता है। जब भी एक रूम बनाया जाता है तो डोर एज अ रेफरेंस है, भाई यहां पे दरवाजा है, अब रेफरेंस लीजिए, अगर डोर यहां पे है तो विंडो किस तरफ होनी चाहिए? क्या मैं सामने रखूं, क्या मैं बैक साइड में, या फिर उसके नेबर में रखूं? ओके डोर यहां पे है तो मुझे फैन कहां लगाना चाहिए, ये भी डिसाइड होता है। अगर डोर यहां पे लगा हुआ है तो क्या मैं डोर के जस्ट पीछे वाली वॉल के ऊपर, लेट सपोज उसके जो जस्ट नेबर वाली वॉल है, क्या मैं वहां पे इलेक्ट्रिक प्लग यानी स्विच लगाऊं? नहीं, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप हर चीज को एक रेफरेंस से देखते हो कि इसके रिस्पेक्ट में क्या चल रहा है। तो हमारे पास तो सीधा एक ट्रायंगल था, कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं था, तो हमने एक मास को रेफरेंस मान लिया। इसके रेफरेंस में देखेंगे जो भी देखेंगे, सेंटर ऑफ मास आएगा तो इस पॉइंट के या इस 3 kg के रेफरेंस में आएगा। ओके ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं है कि 3 kg सेंटर पे होगा, यानी यहां पे 3, यहां पे 4, यहां 5, आपकी मर्जी, आप इसे 5 kg ले सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आप यहां 5 लेते हो, यहां 4 लेते हो, तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो 5 kg के रेफरेंस में आएगा। तो यहां पे एक ऑप्शन बनता है और यहां पे एक फ्रीडम बनती है आपकी कि आप किसी भी पॉइंट को अपना रेफरेंस ले सकते हो, आप किसी भी पॉइंट को अपना ओरिजिन ले सकते हो, इट इज योर चॉइस। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। सीधी सी बात है, यानी रूम वही है, बट अगर दरवाजा अगर एक दूसरी जगह पे ले लिया, एक कैंडिडेट दरवाजे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान के सारे रूम को डेकोरेट या डिजाइन करने का सोच रहा है, तो दूसरा डोर को कहीं और लेके डिजाइन कर सकता है। और अगर आपने दरवाजा कहीं और लेके डिजाइन किया तो डेफिनेटली जो फर्स्ट कैंडिडेट का रूम का स्ट्रक्चर है तो सेकंड का रूम का जो स्ट्रक्चर है दोनों बदल जाते हैं। जहां पे एक ने लेफ्ट की तरफ दरवाजा लेके डोर लेके रूम को डिजाइन किया, वहीं दूसरा अगर राइट की तरफ लेके करना है तो चीजें बदल जाएंगी बिल्कुल। तो ये चीज आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस किसे ले लिया? 3 kg। आप चाहे तो 4 को यहाँ रख लो, आप चाहो तो 5 को यहाँ रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने 3 kg ले लिया। तो अगर 3 kg को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं तो इसका मतलब 3 kg ओरिजिन पे है, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 0 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, क्योंकि हमें अगर कोऑर्डिनेट लेके आना है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जाएंगे, यानी ये हमारा x1, ये हमारा y1। डन है। चलिए अब आइए b के कोऑर्डिनेट। तो अगर अब आपका a का कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है तो आई थिंक b के कोऑर्डिनेट बन सकते। तो b पॉइंट x एक्सिस में y, x एक्सिस में कितना 1 और y एक्सिस में कुछ नहीं, तो b के कोऑर्डिनेट 1 0, यानी ये हमारा x2 y2 हो गया। डन है, यानी 4 kg के कोऑर्डिनेट। अब बच गए किसके? 5 kg के, m3 के। अब ये कोऑर्डिनेट निकालना है c पॉइंट की लोकेशन। तो अब c पॉइंट की लोकेशन, c पॉइंट x एक्सिस में कितना गया? हाफ मीटर। हाफ मीटर तो इधर गया क्योंकि इक्विलेटरल है तो मिड पॉइंट पे आएगा। एंड अलोंग विद दैट ये कितना है? 1 मीटर। तो क्या आप पाइथागोरस से ये y डिस्टेंस निकाल सकते हो? तो c का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हाफ है और y कोऑर्डिनेट के लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो आप लोग? मैं आपसे पहले सिंपल मैथ करवा रहा हूं मैं आपसे। अभी हम लोग मैथ्स को देख रहे हैं, मैथमेटिकल अप्रोच यानी ग्राफिकल और कोऑर्डिनेट अप्रोच देख रहे हैं। अभी मैं सेंटर ऑफ मास तक आया ही नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे तो जब जाऊंगा ना जब मुझे हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मिलेगा,
तो मैंने ए को तो ओरिजिन मान लिया, अब उसके रिस्पेक्ट में बी के कोऑर्डिनेट ये होंगे, सी का एक्स कोऑर्डिनेट तो हाफ है और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चलो पाइथागोरस लगा लेते हैं। सो इफ आई अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ए सी इस पॉइंट को डी मान लीजिए, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है, पार्टिकल केवल 3 ही है। तो अगर इस डी को मान लेते तो आपको पाइथागोरस क्या बनेगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस सी डी का स्क्वायर और सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 और सी डी इज इक्वल टू √3/2। तो सी डी की लेंथ कितनी आई, √3/2, यानी y एक्सिस में कितना है सी पॉइंट, √3/2। तो ये हमारा x3 और ये हमारा। Am I clear? आपको समझ में आया कि हम लोग कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाएंगे? डन है। अब आपके पास कोऑर्डिनेट है, अब आप अपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। सो पोजीशन ऑफ सीएम, पोजीशन ऑफ सीएम, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट निकालें, एक्ससीएम। क्या बनेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट 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 अप टू डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो चलिए हेल्प करो मुझे, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का, m1 3 kg, m1 3 kg, x1 कितना है 0 प्लस m2 4 kg, x2 कितना है 1, 4 into 1 प्लस m3 5 kg और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 1/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। So what is the total mass of the system? 3 plus 4, 7 plus 5, 12. So आपका x कोऑर्डिनेट आ गया 4 plus 5/2 divided by 12. LCM लेके करते तो 13/12. ओके, तो आपके पास आया 13 divided by 24. So what is the x कोऑर्डिनेट? आपका x कोऑर्डिनेट कितना आया 13 डिवाइडेड बाय 24। डन है। आप डेसिमल में रखना चाहें तो डेसिमल, यानी सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में इतना होगा। चलिए YCM निकालते हैं, क्या बनेगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 मींस टोटल मास। चलिए y में आइए, m1 3 into 0, y1 0 था, सिमिलरली m2 4 into y2 भी 0 है, m3 कितना है 5 into √3/2 डिवाइडेड बाय 12। तो हमारे पास केवल 5 √3 डिवाइडेड बाय 2, 12 2 24। तो y का कोऑर्डिनेट क्या आया 5 √3 डिवाइडेड बाय 24। आप चाहें तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, √3 की वैल्यू 1.7 और 24 से डिवाइड, और इस तरीके से हमें सेंटर ऑफ मास के दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, पहला x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। नाउ आई विल आस्क यू, डू वी हैव टू गो इनटू z कोऑर्डिनेट? क्या हमारे सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट होगा? नो सर। क्यों? क्योंकि हमारे पार्टिकल के पास ही नहीं है z कोऑर्डिनेट, हमारे पार्टिकल 2D सरफेस पे प्लेन है। तो अगर आप z कोऑर्डिनेट देखना भी चाहते हो तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो अगर आप ZCM निकालते हो तो वो तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2D शेप है या 2 कोऑर्डिनेट है तो सेंटर ऑफ मास के भी 2 ही कोऑर्डिनेट आएंगे। जब आपका मास z एक्सिस में है ही नहीं तो आपके पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन z में आएगी ही नहीं। क्लियर है? So this, by this manner you can go with this numerical. Am I clear with this first type of numerical coordinate system? हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट्स में मिलेंगे। सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू विल गेट द लिंक फॉर द असाइनमेंट एंड डाउनलोड दैट असाइनमेंट एंड सॉल्व दैट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें उतने ही कंफर्टेबल होते जाओगे। क्लियर है? नाउ आई विल गो विद द सेकंड टाइप। तो पहला कोऑर्डिनेट का सीख लिया, तो मैंने इसमें कोऑर्डिनेट बनाने सीखे। अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं आते हैं तो आप कोऑर्डिनेट बनाइए पहले, क्योंकि जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। But if in the numerical teacher provides you the coordinate, so then you are the luckiest one. तब आप बिल्कुल लकी हो कि आपको कोऑर्डिनेट पहले से मिल रहे हैं, फिर तो आपको केवल अपना फिजिक्स का फॉर्मूला लगाना है एंड डू द कैलकुलेशन। डन है? ओके, नाउ वी विल गो विद द सेकंड न्यूमेरिकल। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। यानी आप लोग एक काम कीजिए, सॉरी एक चीज भूल गया। सो द प्रीवियस न्यूमेरिकल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसे टाइप दे दीजिए, दैट वाज टाइप 1 कोऑर्डिनेट। अब आ जाइए टाइप 2। मैं हर टाइप से आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि हम फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकें।
So let's talk about the type 2. So what is the type 2 says? It says two particles of 100 gram and 200 gram. तो आपके पास टू पार्टिकल्स हैं ऑफ 100 ग्राम एंड 200 ग्राम have position please. It is 2i cap plus 5j cap plus 13k cap. 2i plus 5j plus 13k cap, and the second position is negative 6i plus 4j cap plus negative 2k cap respectively. मीन्स 100 ग्राम का पोजीशन वेक्टर ये है और 300 ग्राम का पोजीशन ये है. ओके, एंड द वेलोसिटीज इन दोनों की पोजीशन दे दी और इन दोनों की वेलोसिटीज आपको दिया है. इट वुड बी 10i कैप नेगेटिव 7j कैप प्लस नेगेटिव 3k कैप. ओके, ये आपकी वेलोसिटी है फर्स्ट की, एंड 7i कैप प्लस 9j कैप minus 9j cap plus 6k cap respectively. Now he is asking find the position and velocity of center of mass. क्या करना है आपको पोजीशन निकालनी है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है. डन है. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. ये हमारा टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल है. तो इस टाइप नंबर 2 न्यूमेरिकल में देखते हैं. तो फर्स्ट पार्टिकल m1 100 ग्राम, ठीक है, तो इट मींस 0.1 kg. m2 it has been 0.2 kg. ओके, व्हाट इज दिस? इट इज द पोजीशन यानी r1 वेक्टर. साफ दिख रहा है आप लोगों को? i कैप, j कैप और k कैप में दे रखा है, तो यानी उसकी पोजीशन दे रखी है. तो पोजीशन क्या है? इट इज 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप. ओके, सेकेंड का पोजीशन क्या है? r2 वेक्टर. इट इज नेगेटिव 6i प्लस 4j कैप, सॉरी माय मिस्टेक प्लीज, इट वाज j एंड नेगेटिव 2k कैप. डन. एंड देयर वेलोसिटीज. फर्स्ट की वेलोसिटी v1 वेक्टर इज 10i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, एंड सेकेंड का वेलोसिटी है 7i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6k. डन. नाउ ही इज आस्किंग द सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालिए और वेलोसिटी. सिंस यहाँ पे टू पार्टिकल का सिस्टम है और मैंने आपको कहा कि अगर एक सिस्टम बनाना है सो वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 पार्टिकल्स. तो हमने 2 पार्टिकल दे दिए, उनकी पोजीशन वेक्टर भी दे दिया और उनका वेलोसिटी वेक्टर. तो चलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर निकालें. आरसीएम क्या बनेगा? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. आ जाइए. व्हाट इज m1? 0.1. r1 की वेक्टर की वैल्यू 2i plus 5j plus 13k plus m2 it is 0.2. second position vector negative 6i plus 4j, please 4j and minus 2k cap divided by m1 plus m2 0.1 plus 0.2. तो आपके पास what is RCM vector? if you open the bracket, ये तो आपको मालूम है any vector quantity can be multiplied with the scalar quantity. ये वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो हम लोग वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इट वुड बी 0.2 i कैप प्लस 0.5 j कैप प्लस 1.3 k कैप. यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे. माइनस 6 2 12 1.2 i कैप प्लस 0.8 j कैप प्लस माइनस 0.4 k cap whole divided by 0.3. नाउ ऐड ही करना है. i के साथ, j के साथ, k के साथ. सो 0.2 i एंड माइनस 1.2 i. तो माइनस होगा तो क्या बचेगा? माइनस i कैप.
1.2 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा माइनस का, और आई कैप तो -1 आई कैप लिख लो या सिंपल आई कैप। 0.5 प्लस 8 तो कितने हो गए तुम्हारे? इट वुड बी 1.3 जे कैप। 1.3 के माइनस 0.4 तो ये कितना हो गया? प्लस 0.9 के कैप डिवाइडेड बाय 0.3। अब ये 0.3 तीनों को डिवाइड करेगा तो नेगेटिव आई कैप डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 1.3 डिवाइडेड बाय 0.3 जे कैप प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 के कैप। तो सॉल्व कर लेते हैं। 10/3 आई कैप प्लस 13/3 जे कैप प्लस 9/3 means 3 k cap. This is the position vector of your center of mass. This is how you are going to approach on the numericals which contains the position vector, जो position vector form में है। Clear है? Similarly, can you calculate VCM? हो जाएगा बेटा, ये तो simple है। m1 v1 vector plus m2 v2 vector divided by m1 plus m2. You have velocity vector, you have velocity second vector, masses and can be done. Got that point? So please, the second part of this question I am leaving for your side. तो ऐसा assignment की तरीके से मैं आपकी तरफ या आपकी तरफ इस चीज को लेफ्ट कर रहा हूँ। Done है? So please इसे कंप्लीट कीजिए and this is our type number 2 question जो मैंने आपके साथ डील किया है। Clear है? So in this today's lecture just only that, जो मैं यहाँ पे केवल इतना ही रखना चाहूंगा। The reason is कि since topic हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल नया है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इसका कुछ हिस्सा 9th में पढ़ा जैसे लॉज ऑफ मोशन में, वर्क एनर्जी में, तो उसके न्यूमेरिकल को हम लोग एक साथ अप्रोच कर सकते थे क्योंकि एक साथ आते थे। तो इन्हें हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे बिकॉज इट रिक्वायर्ड द टाइम, बिकॉज इट इज बीन वेरी न्यू, वेरी फ्रेश। आप लोग समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि ये पहले नहीं था। तो वंस यू अंडरस्टैंड द लेक्चर 1 जो कॉन्सेप्ट वाला था, अब हम न्यूमेरिकल्स पे ऐसे ही फोकस करेंगे। सो इन दिस लेक्चर वी फोकस ऑन द 2 टाइप्स ऑफ द न्यूमेरिकल्स। इस लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया, 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया, और आपको इसी से रिलेटेड सब न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे असाइनमेंट में। सिमिलरली इन द फ्यूचर लेक्चर हम लोग भी ऐसे ही बात करेंगे। उस फ्यूचर लेक्चर में हम लोग वो जो हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास था, और एक और आएगा जिसमें हम लोग सॉलिड और होलो बॉडीज का भी देखेंगे। वो न्यूमेरिकल बहुत आया हुआ है, आईआईटी मेन में भी था आज से 2 साल पहले, यानी 2018 के मेन के एग्जाम में वो आया था, और पीएमटी में भी कई बार बन जाता है। तो फॉर द कंपटीशन सेक एंड फॉर द लॉजिकल सेक हम लोग फ्यूचर, यानी आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल स्टैंडर्ड था। हाँ, मैं ये नहीं कहता इससे न्यूमेरिकल नहीं आते, इससे न्यूमेरिकल कई बार नीट और मेन में आ जाते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि बेसिक और स्टैंडर्ड है तो कंपटीशन में नहीं पूछा जाता, कंपटीशन में बेसिक्स भी आ जाते हैं। तो आज का लॉजिक और आज का टॉपिक कंप्लीटली ऑन न्यूमेरिकल्स ऑफ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। फ्यूचर लेक्चर हम कुछ हॉट्स के न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ ट्विस्टेड न्यूमेरिकल भी देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू डू ऑन दैट। Got that point? So please complete this. इस second part को complete करेंगे and you will complete the assignment and let me know as soon as you complete, ताकि हम लोग जल्दी से न्यूमेरिकल का सेकेंड लेक्चर और लेके आ सकें। Got that? Okay. Thank you very much बेटा।